के संदर्भ में हो जाएंगी, तमाम बातें आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना, ये तमाम बातें हो जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम तो तुम्हारे से तो बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, तो तुम लोग जो हमें क्या बताऊँ अब तो, और इससे आगे तो बताओ, तो तुम यही बात सब कह रहे हो तो मजाक कर रहे हैं ना, इतना सब पढ़ा दिया, ये सब इतना थोड़ी पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाते हैं एक दिन में हिमालय, एक दिन में मैदान, एक दिन में प्रायद्वीप, एक दिन में नदी, एक दिन में जलवायु, एक दिन में मिट्टी, हो गया 7 दिन में 7 चैप्टर, 10 दिन में 10 चैप्टर, 15 दिन में 7 सिलेबस पूरा, बस ये लो हो जाता है, उन पे लगेगी इतनी खींच के अच्छी वाली इधर ध्यान दो, पास कर रहे हो बकैती करने आगे सुबह सुबह, देखो इधर देखो, ड्रेनेज सिस्टम या जो अपवाह तंत्र होता है, उसको आप अपवाह तंत्र को आप दो प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो जो अपवाह तंत्र होता है, अपवाह तंत्र ड्रेनेज जो सिस्टम होता है, उसको आप दो प्रकार से बांट सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स है, बहुत फैक्चुअल जानकारी ज्यादा है, फैक्चुअल जानकारी ज्यादा है, बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी है और तथ्यात्मक जानकारी याद करने में बहुत समस्या होती है, इसलिए इसलिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना, आज और कल 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है ना। अपवाह तंत्र का वर्गीकरण 2 आधारों पर, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर एक तो ये होगा, और दूसरा है जल विसर्जन के आधार पर, 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 एक उत्पत्ति के आधार पर, एक जल विसर्जन के आधार पर। उत्पत्ति का आधार क्या है, जल विसर्जन का आधार क्या है, सुनो। उत्पत्ति में आता है या तो नदी हिमालय से निकले, या तो हिमालय से निकले, और या नदी आपकी कहां से निकलेगी, पेनिनसुलर इंडिया, दो ही प्रकार से नदियां निकल सकती हैं, या तो नदी हिमालय से निकल करके आएगी और या प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके आएगी। और जल विसर्जन कहां करेगी, या तो करेगी बे ऑफ बंगाल में, या करेगी अरेबियन सी में, या करेगी आपका ना बे ऑफ बंगाल ना अरेबियन सी, इनके अलावा कहीं इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक अपवाह तंत्र आ जाएगा। मतलब जैसे घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी कहीं नहीं गिरती है, घग्गर नदी सीधी जाती है और जाकर गिर जाती है किसमें, घग्गर नदी गिर जाती है जाकर किसमें, तो घग्गर गिरती है आपकी, तो घग्गर गिरती है और ये गिरती है किसमें जाकर के, ये गिरती है भाई किसमें, तो ये गिरेगी आपकी जाकर के मैदान में, थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब हो जाएगी। अब देखो, तो हम उत्पत्ति के आधार पर भी हम नदियों को पढ़ सकते हैं, या तो हिमालय या बंगाली खाड़ी, और दूसरा हम बेस ले सकते हैं जल विसर्जन, यानी कि वे नदियां जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में वे नदियां जो ना बंगाली खाड़ी ना अरब सागर में, ठीक है ना। अब देखो आप लिखना नहीं है ना सर, मैंने आपको नोट्स दे दिया A4 PDF, देखो आप अपने उसके अंदर निकाल करके, तो सारे नोट्स आपके पास में है तैयार, बनाए हैं पूरी नदियों के, एक पार्ट आगे एक पार्ट और दे दूंगा कल, और दोनों पार्ट है उनको PDF निकलवा लेना, उस PDF में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है ना सीधा। ये जो जितना भी मैंने जितना मैंने ये सब लिखा है सेम डिट्टो PDF आपको दे रखा है, आप इससे पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़िया तरीका है। एक जलवायु वाला, अब मैं अगले 2-3 टॉपिक है मेरे पास, बहुत सुंदर PDF है, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं सारे, ये बोर्ड PDF के नोट्स हैं, तो उनको आप मजेदार तरीके से पढ़ो आप इनको, ठीक है। चलो देखो एक बार मजेदार तरीके से पढ़ो आप इनको, ठीक है। चलो देखो एक बार इसमें, अब देखो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसमें जो नदियां आएंगी, वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसमें एक नदी आती है जिसको बोलते हैं गंगा, इसमें एक नदी आती है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, इसमें बोलते हैं स्वर्णरेखा, इसमें आती है महानदी, इसमें आती है ब्राह्मणी, इसमें आती है गोदावरी, इसमें आती है कृष्णा, इसमें आती है कावेरी, इसमें आती है ताम्रपर्णी, ठीक है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, ये नदी आती है। अरब सागर के अपवाह तंत्र में ऐसी नदियों को शामिल करते हैं, जैसे बेटा जो सिंधु अरब सागर में गिरती है, इसमें एक नदी है जो आपकी साबरमती अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में आकर गिरती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, माही ये भी अरब सागर में, नर्मदा ताप्ती भी अरब सागर में, शरावती भी अरब सागर में, मांडवी ज्वारी भी अरब सागर और पेरियार भी अरब सागर में गिरती है। ये तमाम जो नदियां हैं, ये जो किस में गिरती हैं, अरब सागर में आकर के गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना, अरब सागर में गिर जाती है। फिर आप देखो अगला, अगला देखो, एक ऐसी नदियां जो कि आपकी इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आती है, घग्गर और लूणी, घग्गर और लूणी, घग्गर और लूणी आती है, दो आते हैं घग्गर और लूणी, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं किसमें, इसके बाद हम आते हैं किसमें, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है ना, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और ये है गंगा नदी। अब बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियां, और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है उनमें एक नंबर पर हम सबसे पहले नदी पढ़ते हैं, और एक नंबर पर एक नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है गंगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में एक नंबर रिवर जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, नदी कौन सी है, गंगा नदी, गंगा बेटा। गंगा का जो अपवाह तंत्र का प्रकार है, देखो अपवाह तंत्र अलग अलग प्रकार हो सकता है, आपका अपकेंद्रीय हो सकता है, अभिकेंद्रीय हो सकता है, जालीदार हो सकता है, समांतर हो सकता है, वृक्षाकार हो सकता है, तो कई प्रकार के अपवाह तंत्र होते हैं, उनमें एक अपवाह तंत्र का प्रकार होता है, उसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह तंत्र। अरे भाई भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर दिए थे आपके, भौतिक प्रदेश से आगे पढ़ा रहा हूँ, कोई समस्या थोड़ी नहीं, इसमें बताओ किसी को दिक्कत है तो, अरे बताओ इसमें क्या दिक्कत है। तो हाँ अभी बताऊंगा कहाँ से निकलती है कहाँ से नहीं, अभी तुम सुनो पहले। अब देखो, आप जब देखोगे यहाँ से, अच्छा कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है इसमें, इस तरीके से PDF में यूज कर रहा हूँ, तो अभी तुम आराम से पढ़ो, बैठ करके तसल्ली से रजाई में अपने आराम से पैर दे करके मजे से 1-1.5 घंटा पढ़ाई करो चुपचाप साइलेंटली, ठीक है ना। हाँ नोट बनाने हैं उससे नहीं होगा क्या, नहीं नोट्स मैं नहीं बना रहा हूँ बोर्ड पे, तुम बाद में लिखना तो लिख लेना, लेकिन मैं आपको पहले ही नोट्स दे चुका हूँ, आपके 10 रुपए लगेंगे, 10 रुपए के नोट्स निकलवा लेना, और जो नोट्स आपने पीछे बनाए हैं उसी के अंदर अटैच कर लेना इसको, क्योंकि देखो इसमें बहुत डायग्राम्स होंगे, ये सब डायग्राम्स ये आपको सब बने बने डायग्राम्स मिलेंगे। अब ये तुम कहाँ नोट्स में बनाओगे, बताओगे बनेंगे नहीं तुमसे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो आराम से मजे से पढ़ो इसको। देखो अब जैसे ये गंगा नदी है, ये नदी आपकी यमुना है, यमुना कैसे मिलती है, यमुना गंगा में, गंगा में रामगंगा, गंडक, कोसी, मतलब वगैरह वगैरह, चंबल, बेतवा, सोन, त्रिकोल, ये जो इस प्रकार से जब नदियां आपकी आ रही हैं मिल रही हैं, तो इसमें बेटा आप क्या कह सकते हो, इसमें आप कह सकते हो कि वृक्ष की टहनियां, जैसे एक मुख्य वृक्ष की टहनी है उसमें कई सारी टहनियां निकली हुई है, तो इसको कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम, डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप आपकी जो बनाती है वह नदी कौन सी है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाने वाली नदी कौन सी है, ये गंगा है, ये आपकी कौन सी है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब देखो सुनो, गंगा की बात जब करते हैं तो बेटा गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी भारत, सही आवाज, सही आवाज, ठीक है, बकवास मत करा करो मेरी क्लास में, करके समझे ना, मार हो सकती नहीं तो बता दिया तुम्हें। और ज्योग्राफी क्लास में नोट्स है कि नहीं है, मैंने देखा नहीं यार, नोट्स पढ़े हैं ज्योग्राफी नोट्स के नाम से, हाँ बढ़िया वाले यही नोट्स सेम, देखो ये डलवा रखे हैं, मैंने बोल दिया था 2 दिन पहले टीम को कि नोट्स दे देना, मिल गया आपको। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, भारत की सबसे पवित्र। एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ राजस्थान, 2017 में हुआ था, 17 में नहीं 18 में हुआ था शायद, वो 17-18 के आसपास हुआ, उससे पूछा कि भारत की सबसे पवित्र नदी, और उसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो गए, कई बच्चे करके आगे गलत करके बोले सर ये इतना थोड़ी पूछेगा, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया भारत की सबसे पवित्र नदी, बच्चों ने कहते सरस्वती। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती, ये ध्यान रखना है, ये नोट्स में नहीं लिखी है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, वैदिक काल की पवित्र नदी, काल की सबसे पवित्र नदी, की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, ये जो है ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ये है सरस्वती, सरस्वती। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सबसे सरस्वती नदी, ठीक है ना, सरस्वती नदी वैदिक काल की, लेकिन भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। अब सुनो,
इस एक, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये कौन हुई आपकी? गंगा। कब हुई? 2008। गंगा में एक जीव मिलता है, उसको बोलते हैं गंगाई डॉल्फिन। गंगाई डॉल्फिन, जब गंगाई डॉल्फिन की बात करेगा, जब गंगाई डॉल्फिन की बात करेगा, गंगाई डॉल्फिन की बात करेगा, गंगा डॉल्फिन की बात करेगा, तो गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। गंगा जिस वर्ष आपकी घोषित हुई राष्ट्रीय नदी, उसके ठीक अगले वर्ष गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके बाद चलते हैं, तो सुनिए बात को ध्यान से। गंगा का जो अपोहा बेसिन है, गंगा का अपोहा बेसिन है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा अपोहा बेसिन अगर किसी नदी का है, तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? वो है गंगा नदी का। अच्छा, भारत का इसका गंगा का अपोहा बेसिन 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप एक बात समझ लो कि भारत में गंगा का अपोहा बेसिन 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप लगभग 32 लाख, 32 आप ये कहेंगे कि लगभग एक चौथाई, वन फोर्थ, ये आपका आ जाएगा अपोहा बेसिन, वन फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना, वन फोर्थ आ जाएगा। तो ये आ गया गंगा का अपोहा बेसिन, वन फोर्थ है। अब सुनो आप, गंगा नदी वास्तव में दो धाराओं के मिलने से बनती है। गंगा नदी दो धाराओं से मिलने से बनती है। एक नदी जो उत्तराखंड से ही निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से आ रही है, इसका नाम है अलकनंदा। दूसरी एक और नदी है जिसका नाम है कौन सी? भागीरथी। एक अलकनंदा है और एक कौन सा है? भागीरथी है, ठीक है ना। एक अलकनंदा और एक कौन सी? भागीरथी। दो नदियां, दोनों ही उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, एक सतोपत, दोनों आती और एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग स्थान, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है। एक तरफ से आती है आपकी अलकनंदा आती है, इधर से अलकनंदा आती है, और ये वाली जो है, इसको बोलते हैं मुझे भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों अगर आपके मिलेंगे, तो ये दोनों अगर मिलेंगे आपकी आपस में, तो ये दोनों मिलेंगे ना, तो ये दोनों मिलेंगे ना, तो आप ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर के, और ये कौन सा स्थान पड़ता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग पड़ता है, दोनों मिलकर पहली बार कहलाती है गंगा, तो दोनों मिलकर कहलाती है गंगा, ठीक है ना। देखो हमारे घर में देखो कितनी खूबसूरत एक हमें वो मिली स्टैचू, है ना, कितना खूबसूरत स्टैचू है हमारे घर पे, है ना, कितना खूबसूरत स्टैचू डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ना, कितना खूबसूरत स्टैचू। इसको तो मैं वैसे रखवाऊंगा, इसको ना एक बनवाते हैं इसका एक स्टैचू, हाँ, एक ग्लास में ना सुंदर स्टैचू बनवा के। हाँ, ये अभी भी नहीं पता चल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का ये कहाँ से ये आया, या तो किसी बच्चे ने गिफ्ट दिया होगा, है ना, और वो हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं रखा होगा, है ना, और या फिर जो है कोई पता नहीं कैसे रखते हैं इसमें। तो देवप्रयाग में दोनों नदी आपस में मिली, और दोनों नदी आपस में मिली ना, दोनों का पहली बार नाम पड़ा गंगा। गंगा नदी को पहली बार गंगा कहाँ से कहा जाता है? ये कहा जाता है कहाँ से? तो ये कहा जाता है आपका देवप्रयाग से। तो बोलो गंगा नदी का पहली बार नामकरण किस स्थान पर हुआ? गंगा का देवप्रयाग। ये कहते हैं सास बहू का संगम, क्या कहते हैं? सास बहू का संगम कहते हैं। यहीं से पहली बार गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो सारे बोलेंगे, बोलो गंगा मैया की। 2008 नेशनल रिवर, 2009 गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा का अपोहा बेसिन 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक चौथाई पड़ता है, एक चौथाई पड़ता है। सबसे पवित्र नदी भी गंगा ही है। हरिद्वार देखो ऋषिकेश आती है, देवप्रयाग से ऋषिकेश में पड़ता है इसका, ऋषिकेश में पड़ता है क्या? तो ऋषिकेश में पड़ता है पेनिसिलिन का कारखाना बना हुआ है, जब आगे आती है। हाँ, तो फिर इसके बाद में आपकी आती है कहा जाता है कि बड़ी नदी एक छोटी नदी है, दो अलग धाराएं है ना। तो अगला जो है ये हरिद्वार पहुंच रही है, ऋषिकेश को हरिद्वार, हरिद्वार में पहली बार गंगा का नाम सॉरी यार, गंगा का मैदानों में प्रवेश। तो पहली बार गंगा नदी का मैदानों में प्रवेश जो होगा, वो पहली बार गंगा नदी का मैदानों में प्रवेश होगा कहाँ से? तो वो प्रवेश होगा आपका किससे होगा भाई? तो ये होगा हरिद्वार में गंगा का मैदानों में प्रवेश। आगे चलिए गंगा नदी, आगे चलिए, ठीक है ना। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करवाइए, भगवान हूँ मैं, पावड़े। सच में तुम यार कैसी अजीब उटपटांग बात करते हो। वर्षा, वर्षा बावड़ी हो गया तुम सच में, मैं भगवान हूँ कि वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस जो 10 क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, 10 क्वेश्चन ये आएंगे पेपर में, कर यार ये सब करके आ जाना भाई। ना ऐसा नहीं होता है, अपन एक पैटर्न होता है अपना पढ़ाने का, और उस पैटर्न के ऊपर चीजें सबसे ज्यादा याद होती हैं, अपन उस पैटर्न से पढ़ाते हैं, इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज्यादा याद होगा। ये कम से कम कंटेंट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 100% की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कुछ कहता है तो फिर इसका मतलब है वो बावड़ा बना रहा है वो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम ओवरऑल चीजों को एक बार कवर करके चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है ना। अब तुम्हारी हार्डली 15 डेज और बचे हैं, 15 दिन आप मान लो, बस 15 डे, 15 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हारा ये, 15 दिन के अंदर अंदर विदिन 15 डेज इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ईमानदारी से हो जाएगी, बिना खींचे खाचे हो जाएगी आराम से। बस 2-3 टॉपिक मैं आपको विद पीडीएफ पढ़ाऊंगा, जैसे ये पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ से, वैसे पढ़ाऊंगा, समझा समझा के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हरिद्वार से गंगा मैदानों में प्रवेश, आगे तभी अच्छा ये प्रवाह जो है वो कौन कौन से स्टेट में, अच्छा मैंने किसी नदी नहीं बताई ना आपको, गंगा लंबाई नहीं बताई इसमें, अभी बताते हैं। तो क्या होगा कि गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अच्छा हरिद्वार के बाद में इसमें यूपी में एक नगर आता है कानपुर, इसमें आता है कौन सा? कानपुर। कानपुर आता है, कानपुर। प्रयागराज भी आता है, कानपुर भी आता है, बनारस भी आता है ना। तो लेकिन ध्यान रखना कानपुर जो है गंगा किनारे सबसे बड़ा नगर है कानपुर। कानपुर का मैंने लिखा नहीं, ये ध्यान रखना ना, कानपुर का गंगा किनारे सबसे बड़ा नगर, आप लिख लेना, गंगा किनारे सबसे बड़ा नगर है, गंगा किनारे सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, ठीक है ना, सबसे बड़ा नगर। ओके, तो गंगा किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर है। एक और नगर बसा हुआ है गंगा किनारे, और ये है बनारस, ठीक है ना, बनारस, या इसी का नाम है वाराणसी, वाराणसी आता है ना। तो वाराणसी आता है, वाराणसी, तो ये बनारस है, वाराणसी। तो कितना प्रमोट किया गया, भाई के पानी बनारस वाला, है ना, ऐसे होना, इसका प्रमोशन कितना हुआ बताओ, खूब प्रमोशन किया गया इस नाम से बनारस का। वाराणसी वह स्थान है जहाँ गंगा में वरुणा और 80 नदी मिलती है। 80 घाट नहीं है, 80 घाट है, 80 वो 80 गलत बोलते हैं समझ में, तो ये कुल मिला के, ठीक है। फिर आप सुनो, आप अगली बात पर चलो, नेक्स्ट चलो आप, नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप आगे चलोगे तो ये जाएगी किसान पर जिसका नाम फरक्का, फरक्का, पश्चिम बंगाल, फरक्का बांध, ठीक है ना, फरक्का, ठीक है ना, फरक्का, ठीक है ना, फरक्का बांध है, फरक्का बांध, ठीक है ना, फरक्का बांध है। अब फरक्का बांध से दो धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है ना। नहीं टोटल 80 घाट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार, अब ऐसा गलत बताते बताते रहते हैं सब। 80 नदी है, 80 नदी का घाट है ना, उसको 80 घाट बोलते हैं, 80 घाटों का श्रृंखला नहीं है, ऐसा नहीं, गलत बात है। तो फरक्का जो बांध है ना, फरक्का बांध, ये फरक्का बांध ये आपका आएगा जिससे दो धाराएं, एक तो गंगा सीधी चली जाएगी और एक इससे एक धारा अलग हो जाएगी, जिसका नाम है कौन सा? जिसका नाम है कौन सी? जिसका नाम है कौन सी? जिसकी नाम है कौन सी? इसका नाम हुगली नदी। कौन सा नाम है? हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली, ठीक है ना, हुगली नदी, ठीक है। गंगा की वितरिका, गंगा की आएगी वितरिका आएगी, इससे पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर निकल जाती है, और ये फरक्का को गंगा का सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है। और ये जो है गंगा को सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है इसका ना, ठीक है ना, ये सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है ना, ठीक है ना। ये जो है
यहाँ से एक नदी मिलती है आपको दामोदर, ठीक है ना? दामोदर हुगली में मिलती है। दामोदर किस में मिलती है? हुगली में मिलती है। दामोदर जो है हुगली में मिलती है। दामोदर किस में मिलती है? हुगली में, ठीक है ना? हुगली में मिलती है। चलो आगे, अब हम पढ़ते हैं आपके प्रयाग, ठीक है ना? नाम है सर अस्सी, आसी घाट नहीं अस्सी घाट, तो सही बात ये है, ये सही नाम है अस्सी, अस्सी नाम है अस्सी, ठीक है ना? हाँ, वो अस्सी कह देते हैं, कुछ लोग उसको आसी कह देते हैं, लेकिन अस्सी सही नाम है उसका ना। हाँ, चलो। अब आगे चलें। हाँ, बाकी जो विषय है वो सब पेपर के बाद करवाएँगे ना? तुम्हें बता दिया था मैंने, बताया था ना मैंने, पेपर के बाद देखेंगे, है ना? तो ये देख लेना एक बार। अब एक बार एक-एक करके पूरा बिल्कुल केयरफुली सुनना है, ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से मतलब ध्यान से। इस तरफ ग्लेशियर है, इसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। सुनना है ध्यान से एक-एक करके, पूरा याद आज की आज, अभी के अभी इसी क्लास में याद करना है, ठीक है ना? तो देखो, ये देखो आप, सबसे पहले आपका आता है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है जाह्नवी, कौन निकलती है? जाह्नवी। जाह्नवी किस आती है? गोमुख, इसका बड़ा नाम पड़ता है भागीरथी, भागीरथी आगे चलती है और भागीरथी में एक धारा और आकर मिलती है, इसका नाम है भिलंगना। कौन धारा मिलती है आकर के? भिलंगना मिलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी। जाह्नवी के स्थान पर जाती है जिसका नाम है गोमुख स्थान। गोमुख स्थान से एक धारा निकलती है, ये निकलती है भागीरथी, और भागीरथी में एक धारा और आकर के मिलती है, और भागीरथी में एक धारा मिलती है आकर के, इसको बोलते हैं कौन सी? भिलंगना। भागीरथी, भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी भिलंगना जब मिलती हैं दोनों, तो भागीरथी भिलंगना दोनों मिलेंगे, तो भागीरथी और भिलंगना जब दोनों मिलेंगे ना, तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम है टिहरी स्थान पड़ता है। और टिहरी जो स्थान पड़ता है, टिहरी स्थान, जब दोनों मिलती हैं तो संगम कहलाता है, गोविंद प्रयाग। प्रयाग का मतलब है दो नदियों का संगम। ये नेट यूजीसी नेट कंट्रीब्यूशन पूछा गया, इन दो नदियों का संगम कहलाता है, तो उसको कहते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं, प्रयाग, ठीक है ना? प्रयाग बोलते हैं। अब इधर पड़ता है आपका ग्लेशियर, जिसको बोलते हैं सतोपत। इसमें नदी आती है धौलीगंगा, एक आती है विष्णुगंगा, एक धौलीगंगा, एक विष्णुगंगा, एक धौलीगंगा, एक विष्णुगंगा, दो नदियाँ आती हैं आपकी, धौली और विष्णुगंगा। और धौली और विष्णुगंगा से एक धारा निकलती है अलग से, एक धारा अलग से निकलता है, सॉरी दोनों धाराएँ मिलती हैं, धौलीगंगा विष्णुगंगा। और जब विष्णुगंगा और धौलीगंगा आपस में मिलेंगी, तो विष्णुगंगा धौलीगंगा जिस स्थान पर मिलेंगी उसका नाम होगा विष्णु प्रयाग। क्या नाम होगा उसका? विष्णु प्रयाग। और धौलीगंगा विष्णुगंगा के मिलने पर दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से कहा जाता है अलकनंदा। धौलीगंगा और विष्णुगंगा दोनों आपस में संयुक्त होकर कहलाती है अलकनंदा। अलकनंदा हो गई भाई, है ना? अलकनंदा हो गई। अलकनंदा में एक धारा मिलती है आकर के, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। तो नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग। और इस तरफ से आपकी एक नदी मिलेगी पिंडर, पिंडर जब मिलेगी पिंडर, तो पिंडर मिलेगी तो यहाँ पर प्रयाग कौन सा मिलेगा? कर्णप्रयाग। पिंडर जब मिलेगी तो कौन सा मिलेगा? कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग। इधर से आएगी कौन सी? मंदाकिनी, मंदाकिनी। जहाँ मंदाकिनी मिलेगी वो कौन सा कहलाएगा? रुद्रप्रयाग। अब आप बड़े कंफ्यूज हो गए साहब। देखो सबसे पहले दो धाराएं, सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलेंगी, एक का नाम धौलीगंगा, एक का नाम विष्णुगंगा। एक का नाम धौलीगंगा, एक का नाम विष्णुगंगा, एक का नाम धौलीगंगा, एक का नाम विष्णुगंगा। एक धौलीगंगा आ गई, एक विष्णुगंगा आ गई, और धौली और विष्णुगंगा मिलकर कहलाए अलकनंदा। अलकनंदा नदी में एक नदी मिली आपकी, जिसका नाम नंदाकिनी। एक नदी मिली कौन सी? नंदाकिनी। जहाँ अलकनंदा में नंदाकिनी मिली वो बोला नंद प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो उसको बोला कौन सा? नंद प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी मिली वो क्या बना? नंद प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी मिली, अलकनंदा में नंदाकिनी मिली, अलकनंदा में नंदाकिनी मिली, अलकनंदा में नंदाकिनी मिली, तो क्या बना? नंद प्रयाग। अलकनंदा आगे गई, आगे चली अलकनंदा, इसमें पिंडारी मिली या पिंडर भी पिंडारी कहते हैं। तो पिंडर पिंडर मिली तो देखो पिंडर, पिंडर, ये कर्ण है ना, तो पिंडर वाली मिलती है कर्ण प्रयाग। बेटा मैंने ऐसे याद किया था, मुझे याद नहीं होता था, सच बता रहा हूं ईमानदारी से। पिंडर वाली जो नदी मिलती है अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग बोलते हैं। पिंडर कर्ण प्रयाग, पिंडर कर्ण प्रयाग, पिंडर कर्ण प्रयाग, पिंडर कर्ण प्रयाग। पिंडर जहाँ मिली कर्ण प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग। ये पिंडर कर्ण प्रयाग हो गया। आगे चली, आगे चली, आगे इस मिली, इसका नाम मंदाकिनी। इसका नाम कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी मिली, है ना? मंदाकिनी। अलकनंदा में कौन मिली? अलकनंदा में मंदाकिनी। जहाँ मंदाकिनी मिली उसका नाम आया रुद्रप्रयाग। जहाँ मंदाकिनी मिली उसका नाम देखो मंदाकिनी, 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 इसका नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, 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 रुद्रप्रयाग, ठीक है ना? रुद्रप्रयाग आपका कहलाया, रुद्रप्रयाग। ये आगे चली आपकी अलकनंदा, आगे चली, इधर से भागीरथी आई, दोनों आई देवप्रयाग, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। देवप्रयाग आपका है जिसमें गंगा और यमुना, गंगा और सॉरी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा का पहली बार निर्माण करती है। गंगा का पहली बार निर्माण होता है, ठीक है? पहली बार गंगा का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो ये कुल मिला के आपका हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का आपका हो गया, समझे नहीं समझे? तो ये है आपका यहाँ तक का, ठीक है? तो ये है फिर ऋषिकेश पेनिसिलिन का कारखाना, ऋषिकेश पेनिसिलिन का कारखाना, ऋषिकेश पेनिसिलिन का कारखाना, 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 ठीक है? पेनिसिलिन कारखाना। ये जितनी जानकारी मैंने बताई बेटा, ये तमाम जानकारी मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना? गंगा उत्तराखंड से उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साहिबगंज से प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का, जो कि सुंदरवन डेल्टा का है, उत्तरी भाग है, से उत्तरी बिंदु बांध से दो धाराओं दक्षिण उत्तरी का हुगली के रूप में दूसरी भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर पद्मा के नाम से गंगा को फिर बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। आगे चलकर इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? अब सुनो, जब गंगा नदी फरक्का पहुंचती है तो फरक्का से दो धाराएं अलग होगी। जैसे फरक्का ये स्थान मान लीजिए ब्लैक वाला है, ये फरक्का स्थान है, ये फरक्का आ गया। इस फरक्का से एक धारा नीचे आ गई, एक तो इधर निकल गई फरक्का से हुगली, एक आगे गई, फरक्का से जैसे आगे निकली तो गंगा को कहा भागीरथी, गंगा को क्या बोला? भागीरथी बोला। और भागीरथी जो भागीरथी वो बंगाल में कही जाती है, फिर ये भागीरथी बांग्लादेश में कहलाई पद्मा, बांग्लादेश में कहलाई पद्मा। तो भागीरथी जो है ना, फरक्का से आगे गंगा को बंगाल में क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। इसी भागीरथी के तट पर लड़ा गया था एक युद्ध जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। ध्यान दीजिएगा एक बार। तो भागीरथी के तट पर, भागीरथी के तट पर 23 जून 1757, 23 जून 1757 भागीरथी के तट पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ब्रिटिश कंपनी और बंगाल नवाब के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व जो कर रहे थे इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। बंगाल सेना का जो नेतृत्व इस समय कर रहा था इसका नाम था मीर जाफर, और जिससे नवाब से धोखा किया और ब्रिटिश सेना की विजय हुई। तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने समझौता कर लिया आपस में। क्या दिक्कत है? रणनीति युद्ध को लड़ाई लड़ने क्या दिक्कत? 23 जून 1757 और ये बंगाल युद्ध इस युद्ध में हार गया, ठीक है ना? बंगाल इस युद्ध में इस वाली लड़ाई में हार गया था, सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक है ना? गंगा की सहायक नदियों में दाएं तरफ से दो आती है, ये गंगा है, ये तुम्हारी गंगा है। गंगा में दाएं तरफ से एक आती है जिसका नाम यमुना, एक दक्षिण नदी आती है, ये एमपी से निकलती है, इसका नाम है सोन। एक तो आपकी यमुना आती है और एक सोन आती है, एक यमुना आती है, एक सोन आती है ना? एक यमुना आती है, एक कौन आती है? सोन आती है। देखो यमुना नदी की जब बात करें, यमुना नदी की जब बात करें, है ना? यमुना की जब बात करता है गंगा की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में कहाँ से होता है? बंदरपूर नामक स्थान से होता है।
और ये जिस ग्लेशियर से निकलती है यमुना उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। सुनो बेटा, वापस सुनो। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक है। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज घग्गर। नहीं यार, अरे ना ना, घाघरा, गंगा नहीं घाघरा, ठीक है ना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जिसको बोलते हैं यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबी का मतलब इसकी लंबाई ज्यादा हो, और बड़ी का मतलब होता है जिसके अंदर पानी ज्यादा आता है, वो बड़ी होती है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी घाघरा आती है, सबसे लंबी आपकी यमुना आती है, सबसे लंबी यमुना आती है। तो सबसे लंबी यमुना है, आगे घाघरा के बारे में लिखेंगे, घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी सहायक नदी, देखो इधर एक लंबाई पर अपन पीछे डिस्कस नहीं करेंगे, लंबाई को देख लेते हैं। तो गंगा की जो कुल लंबाई है, गंगा की कुल लंबाई 2525 है, 2525 है। इसकी उत्तराखंड में 110, उत्तर प्रदेश में 1450। गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ? यूपी में। गंगा की सर्वाधिक लंबाई किसमें? यूपी में। बिहार झारखंड में संयुक्त रूप से 445। देखो एनसीईआरटी में झारखंड का नाम नहीं दिया हुआ है, उसमें बिहार 445 दे रखा है, लेकिन चूंकि झारखंड में जाती है तो इसका मतलब है बिहार झारखंड दोनों, और पश्चिम बंगाल में 520। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से कोई नदी बहती है? गंगा, 5 राज्यों से। गंगा का प्रवाह जो है वो 5 राज्यों से होता है, 5 राज्यों से होता है गंगा का प्रवाह, ठीक है ना, 5 राज्यों से होता है। तो ये कुल मिलाकर के कोई बात नहीं। तो ये कुल मिलाकर के आपको देख लो, इधर ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है। तो आप देखोगे कि गंगा यहाँ से निकलती है, यमुना, यमुना हिमाचल और यूपी की सीमा बनाती है। हिमाचल और यूपी क्या बनाती है? ये बनाती है, हिमाचल यूपी की सीमा बनाती है। और ये जो है हरियाणा जो है, हरियाणा की सीमा पर बहती है। देखो हरियाणा, इस तरफ हरियाणा और इस तरफ यूपी, हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहती है, ऐसे हरियाणा और यूपी की सीमा पर बहती है, हरियाणा यूपी की सीमा पर बहते हुए, हरियाणा यूपी की सीमा पर बहते हुए, हरियाणा यूपी की सीमा पर बहते हुए, और फिर ये यूपी में आती है, और यूपी में आकर किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना, गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना, गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना, गंगा से मिल जाती है, समझे नहीं समझे? तो ये आपकी यमुना आई, तो ये हरियाणा की पूर्वी सीमा, ध्यान रखना। यमुना 2 जगह सीमा बनाती है, हिमाचल और यूपी की सीमा बनाती है। मतलब आप ये कह दो यूपी की पश्चिमी सीमा का निर्माण, जो पश्चिमी सीमा है, वो पश्चिमी सीमा का निर्माण कौन करती है? तो यूपी की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा, देखो हिमाचल प्रदेश यूपी, एचपी यूपी की सीमा कौन कट कर रही है? यमुना। हरियाणा यूपी की सीमा कौन बना रही है? यमुना। दिल्ली और यूपी की सीमा कौन बना रही है? यमुना। आप दिल्ली, ये सब दिल्ली पड़ता है, इस तरफ दिल्ली है, आप इधर यमुना को क्रॉस करते नोएडा आ जाते हैं, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना, नोएडा, ठीक है ना। इधर आपको क्या नोएडा आ गया, यमुना क्रॉस करते ही। यमुना को दिल्ली में कालिंदी कहा जाता है, यमुना को दिल्ली में नाम, यमुना को दिल्ली में कहा जाता है कालिंदी, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, आप सिंपली कर दो कालिंदी, कालिंदी है ना, कालिया नाग की कहानी से जुड़ी है ना, कालिंदी भी कहा जाता है, कालिंदी भी कहा जाता है ना, यमुना कालिंदी कहा जाता है, ठीक है ना, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। यमुना को क्या कहा जाता है? कालिंदी, कालिंदी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगली बात के ऊपर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब सुनो आप, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको पेज को हटा दिया हमने। यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है, कालिंदी नदी भी कहा जाता है, कहा जाता है, कालिंदी नदी भी कहा जाता है, यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। सुनो एक बार, गंगा की सबसे लंबी सहायक उत्तराखंड में बंदरपुर स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। यमुना का मैदान में प्रवेश होता है कलेसर नामक स्थान से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलेसर जो स्थान है हरियाणा के अंदर पड़ता है, तो हरियाणा में कलेसर से यमुना का मैदान में प्रवेश होता है, यमुना का मैदान में प्रवेश। यमुना के किनारे आगरा, मथुरा, दिल्ली, है ना, इसके बाद इटावा, ये सब नगर बसे हैं। आगरा, मथुरा, दिल्ली, इटावा, ये सब नगर किस किनारे हैं? आगरा, मथुरा, दिल्ली, इटावा, आगरा, मथुरा, दिल्ली। अरे भाई द्वीप हो तो गए थे यार, उसमें क्या कंप्लीट नहीं करवाया था मुझे बताओ। वहाँ पर जनजातियां, जारवा, सेंटिनेज, ओंगे, सोम्पेन जनजातियां हैं। ये तो वहाँ 4 जनजातियां बसे लोग, समय नहीं वर्षा होती है, और वो हो तो गए थे सारे द्वीप, मैंने बता तो दिए थे। वो नेशनल पार्क नहीं बताया मैंने आपको, साउथ बटन, वो रानी झांसी, ये सब गजब के बच्चे हो यार तुम लोग। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इस पे आओ, ठीक है ना। अब सुनो, कई बार प्रश्न आता है आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने कब करी? 1504। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी ने करी थी। अब यमुना नदी के जल को लेकर के विवाद है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन इसके हिस्से हैं, कौन कौन पार्टी? देखो ये बड़ा मानचित्र हमने बना लिया, एक नया बड़ा मैप ले लिया। हरियाणा है यहाँ पर, ये हरियाणा है, हरियाणा स्टेट है, और ये हरियाणा स्टेट है, और इस हरियाणा स्टेट की पूर्वी सीमा पर जो नदी बहती है इसका नाम यमुना है, पश्चिमी सीमा पर बहती है इसका नाम घग्गर है। घग्गर आंतरिक प्रवाह की नदी है, कालका की पहाड़ियों से आती है, और ये हरियाणा हिमाचल प्रदेश से आती है, फिर ये हरियाणा, हरियाणा के बाद में फिर ये जो है आपकी पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, 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 और फिर लास्ट में हरियाणा से बहती हुई राजस्थान में एंटर करती है। फिर ये राजस्थान में एंटर करके वो जाती है फोर्ट अब्बास के स्थान पर है पाकिस्तान, और वहां पर इसका पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं, उससे पहले ये मैदानों में विलुप्त हो जाती है। प्राचीन सरस्वती, सरस्वती का अवशेष जिस नदी को मानते हैं वो कौन सा है? आपकी घग्गर नदी। तो अपन यमुना पर बात करें, इस तरफ हरियाणा है और इस तरफ कौन सा? उत्तर प्रदेश है। एक तरफ हरियाणा है और एक तरफ यूपी, एक तरफ हरियाणा, एक यूपी, एक हरियाणा, यूपी। इस तरफ जो पड़ता है इसका नाम दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली। दिल्ली में एक नदी इसमें आकर मिलती है, साहिबी नहीं याद करना है, साबिया साहिबी नदी, यमुना की सहायक, लेकिन फिर भी मोटा मोटा पता नहीं है ना, यमुना का एक ही प्रश्न पूछ ले, यमुना की दिल्ली में सहायक नदी कौन सी? तो यमुना की दिल्ली में साहिबी नाला है, ये बस नदी बची नहीं है, ये नदी खत्म हो गई है। तो एक नाला है साबिया साहिबी है ना, तो दिल्ली में इससे आकर मिलती है, ठीक है ना। यमुना कुछ और बातें हैं, तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी के मध्य विवाद है, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के मध्य विवाद है, ठीक है ना। हरियाणा, दिल्ली और यूपी, देखो यमुना नदी कहाँ बह रही है? हरियाणा में बह रही है। यमुना नदी यूपी में बह रही है, यमुना नदी कहाँ बह रही है? दिल्ली में बह रही है। तो ये जो विवाद होगा किसके बीच होगा? 3 के बीच होगा, दिल्ली, हरियाणा, यूपी। इसके ऊपर हरियाणा एक डैम बना रहा है, इसका नाम हथनी कुंड है, और उस हथनी कुंड को लेकर के ही विवाद है, हथनी कुंड को लेकर ही विवाद है, ठीक है ना। हथनी कुंड को लेकर विवाद है, हथनी कुंड विवाद है इसके ऊपर, ठीक है ना, हथनी कुंड विवाद है, ठीक है। दूसरा सुनो आप, यमुना की जो सहायक नदियां हैं, 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 ठीक है ना। यमुना की सहायक नदियों में ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गिरी, टोंस। देखो ध्यान देखो, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन, गिरी, टोंस, है ना। अरे पढ़ा दिया तुम्हें, अंडमान निकोबार कहाँ खोए हो मेरे भाई, सच में यार, ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे संभव है कि मैंने तुम्हें अंडमान निकोबार नहीं पढ़ाया है ना यार? ऐसे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगी, फिर तो पढ़ाना पड़ेगा जरूर जरूर, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ पढ़ा दिया यार, पढ़ा दिया, बावली बच्चे नहीं चल रही है। हाँ ये कहो कि क्लास नहीं चल रही हो, उस क्लास को दोबारा, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मत कहो कि नहीं पढ़ाया और आगे चल पड़ा मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगली अगली बात। ये तमाम नदियाँ, ये तमाम नदी किसकी सहायक है? ये तमाम नदियाँ की सहायक है किसकी? ये सब किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी। टोंस, किसाऊ, टोंस, किसाऊ, गिरी,
गिरी रेणुका जी बांध नदी एक सहायक किसकी, ये सब किसकी सहायक की, यमुना की सहायक नदी। अब देखो गिरी पर मुझे याद नहीं हो रहा था, ये प्रश्न पूछ सकता है। गिरी रे से बनता है रेणुका, है ना। गिरी रेणुका जी बांध, गिरी रेणुका जी बांध। टोंस है सह ना, सह दो नंबर पे सह, किसाऊ टोंस है किसाऊ, टोंस है किसाऊ, टोंस है किसाऊ, टोंस है किसाऊ, टोंस किसाऊ, गिरी रेणुका जी, टोंस है किसाऊ, टोंस किसाऊ, टोंस किसाऊ। देखो रेणुका जी परियोजना हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, गिरी नदी पर किसाऊ परियोजना यूके हिमाचल प्रदेश सीमा, है ना। गिरी नदी पर तो आएगा गिरी नदी पर रेणुका जी, गिरी नदी पर रेणुका जी, और किसाऊ नदी पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर स्थापित की गई। किसाऊ टोंस पर है, तो रेणुका जी बांध गिरी पर है, रेणुका जी गिरी पर, हिमाचल प्रदेश, किसाऊ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सीमा टोंस नदी पर आएगा। यार अब सुनो आप, अब आपका ये बड़ा सिस्टम आता है, ये बड़ा तगड़ा डायग्राम है ना, ये बड़ा तगड़ा डायग्राम है बेटा, इसको सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको बोलते हैं चंबल। ये कौन सी है? चंबल। कल परसों, कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, बुधवार तक ये रिवर कंप्लीट कर देंगे। कल और परसों 2 क्लास हो लगेगी, रिवर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके अगली 2 या 3 क्लास में क्लाइमेट कर देंगे। क्लाइमेट में भी मैं वैसे ही नोट्स आपको दे दूंगा सेम, तो मैंने ये दिए है ना नोट्स, ऐसे 4 साइज नोट्स, ऐसे ही सेम दूंगा, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बोर्ड के ऊपर खुद लिखा है अपने हाथ से, वे वाले नोट्स दूंगा, ठीक है ना, वो वाले नोट्स दूंगा। ओके, ऐसे ही नोट्स आपको देंगे, राइट। चलिए देखिए इसमें, देखो ये पर्वत है, इसको बोलते हैं विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन बोलते हैं। इसमें एक नदी निकलती है यहाँ पर इस प्रकार से, इसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं कौन सी, यमुना। तो ये बोलते हैं यमुना, जहाँ मिलती है, और इसका नाम है चंबल। क्या नाम है इसका? चंबल। अब सुनो, फिर आप खुद ही बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है यार, ये तो गलत बात है बहुत ज़्यादा। बच्चा ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हारे पास में नोट्स है, तुम्हारे पास में मैंने नोट्स A4 साइज दिया हुआ है, तुम्हें प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहिए था उसका। प्रिंट को लेकर बैठते एक लाइन को मेरे साथ अंडरलाइन करते, अब ध्यान दोगे तब ना समझ में आएगा। देखो विंध्याचल निकलती चंबल, चंबल निकली, चंबल जाकर किस मिलती है? यमुना। हम यमुना नदी पढ़ रहे हैं, यमुना की सहायक नदियों में हम बात कर रहे हैं, और यमुना की सहायक नदियों में हम बात कर रहे हैं किसकी? चंबल की। चंबल पर 4 डैम है। चंबल पर कितने डैम है? 4। चंबल पर कितने डैम है? 4। चंबल पर कितने डैम है? 4। 4 बांध पड़ते हैं चंबल के ऊपर। तो इसमें ना देखो आप इसमें इसमें फिर आप देखोगे चंबल के ऊपर 4 डैम है, 4 बांध, बहुत इंपॉर्टेंट 4 बांध। इन 4 इंपॉर्टेंट डैम्स के अंदर कौन-कौन से आएंगे सुनो। 4 इंपॉर्टेंट डैम में एक डैम जो आपका आएगा, एक जो बांध आएगा, एक बांध, वो बांध एक तो आता है जो देखो ये राजस्थान की सीमा है, सिर्फ आप देखोगे राजस्थान है यहाँ पर, ये राजस्थान है, ठीक है ना, ये राजस्थान है यहाँ पर ये राजस्थान वाला है, ये एमपी आता है, एमपी इधर एमपी है, मध्य प्रदेश ये वाला। तो एमपी में इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है गांधी सागर, मध्य प्रदेश। चंबल पर राजस्थान में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। चंबल पर एक और बांध पड़ता है, इसको बोलते हैं जवाहर सागर, कोटा के अंदर, तो एक इसके अंदर कोटा बैराज। तो एमपी में चंबल पर सबसे बड़ा बांध पड़ता है गांधी सागर। चंबल पर स्थित सभी 4 बांधों में सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? गांधी सागर। चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर, मध्य प्रदेश में। चंबल पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। और चंबल पर फिर एक और बांध पड़ता है जवाहर सागर, और एक कोटा बैराज। ये डैम पड़ते हैं आपके चंबल नदी के ऊपर। अब देखो चंबल की एक सहायक नदी, इसका नाम है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है, इसका नाम उज्जैन। कौन सा नगर है? उज्जैन आएगा शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा के किनारे कौन सा आएगा? उज्जैन। तो चंबल की ही एक सहायक नदी। अब चंबल नदी की कौन-कौन सी खास बातें हैं चंबल के ऊपर हम देखें, तो ये जो पहाड़ियां पड़ती हैं इनको बोलते हैं जाना पाव की पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां? जाना पाव की पहाड़ियां, ठीक है ना। ये पहाड़ियां हैं जाना पाव की पहाड़ियां। विंध्याचल का ही एक भाग है, इस विंध्याचल का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं जाना पाव। जाना पाव की पहाड़ियों में नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी उत्तर की तरफ बहती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, पहले इस पर एमपी में इसके ऊपर गांधी सागर है, फिर राजस्थान प्रवेश किया चित्तौड़गढ़ से, फिर चित्तौड़गढ़ कोटा, इस तरफ जा पड़ता है कोटा, एक तरफ पड़ता है बूंदी, कोटा और बूंदी से बहती हुई फिर राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, और यूपी में इटावा नाम का स्थान पर जाकर के और गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। तो हमने जाना पाव की पहाड़ी एमपी से निकलकर राजस्थान से प्रवाहित होती है, यूपी में इटावा के निकट यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी अपने फेमस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। तो एलिगेटर जो होते हैं, एलिगेटर के लिए फेमस है, फेमस फॉर द एलिगेटर ना, ये एलिगेटर घड़ियाल के लिए पूरे देश में फेमस है। या तो यहाँ पर मिलते हैं एलिगेटर, या फिर बिहार की शायद गंडक नदी है उसके अंदर भी एलिगेटर पाए जाते हैं। फिर देखोगे कि सबसे अधिक मैंने समझा दिया था अवनाली का पतन, जब मैंने आपको बताया था उत्तर का विशाल मैदान, तो वहाँ समझाया था कि सबसे अधिक अगर कोई भारत में अवनाली का पतन करती है तो वह भी कौन सी है? चंबल नदी है, चंबल ही है। चंबल पर स्थित सूर्य जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल में जो नदियां मिलती हैं उसमें चंबल में एक आपकी छिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, और एक इस तरफ से कौन आती है? बनास है। तो इसमें नदियों में काली सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा ये प्रमुख नदी इसमें आकर के मिल जाती है। तो ये तमाम बातें आपकी इसके संदर्भ में हो जाएंगी, तमाम बातें आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना, ये तमाम बातें हो जाएंगी। समझे नहीं समझे? कुल मिलाकर के ये सभी बातें हैं, ये सभी बातें हैं, ये सब बातें हैं, ठीक है। तो इनका नोट्स आपको दे रखा है, बाकी फिर बात करेंगे आगे कल की क्लास में। कल फिर सोन नदी को पढ़ेंगे, ठीक है, सोन के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू भाई। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चलिए क्लास स्टार्ट करें। लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था गंगा, गंगा की सहायक यमुना, और यमुना की सहायक नदियों में हमने डिस्कस किया चंबल। यस सर, ऑल क्लियर? मतलब है तो एक बार ये मैप देखो, एक बार ये रख देना नीचे बुक, ठीक है। आज बहुत अच्छा इसलिए लगा, आज क्या हुआ ना, मैंने पहली बार जो है, आज मैंने पहली बार एक सब्जेक्ट पढ़ाया राजस्थान पॉलिटी, और सच में मुझे इतना मजा आया वो पढ़ा करके भाई साहब। आरएएस चूंकि पढ़ रही थी, मैंने तैयारी वगैरह की हुई है, तो बहुत मजा आया यार। तो सुबह सुबह बहुत होती है, एक मात्र स्टेट राजस्थान जो हर 5 साल में अपनी सरकार बदल देता है। मतलब वन ऑफ द फेवरेट सीएम ऑफ राजस्थान, शानदार व्यक्ति, मतलब मुझे खुद बहुत पसंद है, जो है अशोक गहलोत, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी हरा दिया उन्होंने। हो गया, बड़ी अजीब हो गई पॉलिटिक्स है राजस्थान की। फिर एक नदी आती है सिंध, एक आती है सिंध अलग है, सिंधु अलग है, ये आती है चंबल देख चुके हैं। फिर
जो है चंबल के अलावा यमुना की सहायक देख रहे थे अपन, यमुना की सहायक नदियों में। हम यमुना की सहायक नदियों में एक अपन चंबल हाँ अच्छा ठीक है, अब शुरू कर ले अपने टॉपिक पर आ जाएं। तो ये जो है ना चंबल है, और चंबल के अलावा चंबल है बेटा, चंबल जो है चंबल के अलावा यमुना की सहायक देख रहे थे अपन, यमुना की सहायक नदियों में। हम यमुना की सहायक नदियों में एक अपन चंबल देख चुके हैं। फिर एक नदी आती है सिंध, एक आती है सिंध अलग है, सिंधु अलग है। ये आती है जिसका नाम है कौन सी, जिसका नाम है बेतवा। बेतवा नदी के किनारे स्थित है भोपाल, भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और एक आपकी आती है केन, देखो केन बेतवा लिंक परियोजना, ये ध्यान रखना, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना ना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना 2005, तो ये ध्यान रखना भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना। बेतवा नदी के किनारे भोपाल और झांसी स्थित है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना है। और केन नदी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है ना। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है केन नदी, ठीक है ना। केन गुजरती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर, ठीक है। एक बच्चा पूछा धौलीगंगा, तो बेटा धौलीगंगा जो है वो उत्तराखंड की नदी है, सतलज ग्लेशियर निकलती है धौलीगंगा और विष्णुगंगा। अब आ जाइए आप, और अब हम गंगा की सहायक नदियों में हमने शुरू किया था, पहले गंगा पड़ी, फिर गंगा की सहायक नदियों में हमने दाएं तट की सहायक नदियों में शुरू किया, और दाएं तट से आकर मिलने वाली पहली नदी का नाम था यमुना। गंगा की सबसे लंबी नदी 1375 किलोमीटर, कालिंदी कहते हैं, दिल्ली मथुरा आगरा इटावा नगर बसे हुए हैं। ऋषि गंगा हनुमान गंगा आसन गिरी टोंस चंबल बेतवा सिंध केन तमाम इसकी सहायक नदियां। फिर हमने चंबल पढ़ा, चंबल पढ़ने के बाद में अच्छा एक हथनीकुंड यमुना पर बन रहा है, जिसमें हरियाणा दिल्ली और यूपी के बीच में क्या है विवाद है, ठीक है ना। दिल्ली हरियाणा यूपी के बीच विवाद है, तमाम जो चीजें थी मैं आपको बता चुका हूं ना। भारत की पहली बड़ी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है ना। हाँ, पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो दामोदर 1948 दामोदर घाटी विकास निगम बना था 1948 में सबसे पहले, ठीक है ना। तो वो अपन आएंगे तो आगे चल के बात कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो आप, तो वो हो गई हमारी चंबल हो गई, यमुना की यमुना हो गई, चंबल हो गई, और बाकी मैंने आपको बता दिया वो सहायक नदियों का। अब हम आते हैं नदी पर जिसका नाम सोन, देखो मध्य प्रदेश में से निकलती है, मध्य प्रदेश से बहती है। तो ये सोन नदी का उद्गम होता है, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था राजपीपला ग्वालियर महादेव मैकाल, और जो आपकी मैकाल रेंज है ना। सर पटना आगे लग रहा है, हाँ भाई पटना आ गया हूं, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं ना, अभी और इधर बातें नहीं करें प्लीज। तो आप देखोगे कि जो आपका राजपीपला ग्वालियर महादेव मैकाल, मैकाल जो श्रेणी, मैकाल श्रेणी, इस मैकाल श्रेणी की अगर आप बात करोगे तो मैकाल जो श्रेणी है, इस मैकाल श्रेणी में एक चोटी पड़ती है अमरकंटक, है ना। तो अमरकंटक एक पड़ती है अमरकंटक, और अमरकंटक जो चोटी पड़ती है अमरकंटक, इस अमरकंटक चोटी से उद्गम होता है किसका, इसका होता है सोन नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, अमरकंटक से निकलती है पश्चिम बहती है थोड़ी सी, और ये हल्की सी पश्चिम होती है, पश्चिम से फिर उत्तर बहती है एमपी से। देखो ये वाला मैप आप अगर देखोगे तो ये वाला कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, ये वाला उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, ये मध्य प्रदेश है, ये वाला आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ आपका पड़ता है। इधर यूपी की सीमा आपकी लगती है, इधर आपका यूपी लग जाता है, सोनभद्र जिला वगैरह लगते हैं। ये एमपी के बगल में कौन है, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम है कौन सा, अमरकंटक। अमरकंटक से सोन निकली इस तरीके से भाई, सोन एमपी यूपी से बहती हुई और फिर झारखंड इसकी सीमा बनाती है, और फिर ये बिहार में जाकर के और जो है सोन नदी पटना के निकट सोन नदी किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है ना। सोन नदी जो है किससे मिलती है, गंगा से आपकी मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये सोन नदी जो है किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी, ये आपकी गंगा रिवर आ गई, ठीक है ना। ये गंगा रिवर आ गई, ये गंगा रिवर आ गई, और यहाँ पर आपकी नदी कौन सी है, सोन नदी आ गई आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी आ गई, सोन नदी आ गई। तो देखो इसमें सोन की बेटा सहायक नदियों में एक नदी आपकी मिलती है जो जोहिला है, एक छोटी महानदी है, एक आपकी मिलती है गोपथ, एक आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसका नाम है रिहंद। कौन सी है, रिहंद है, ये ध्यान रखना। ये जोहिला और रिहंद बोथ आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। सोन की तीन सबसे प्रमुख सहायक नदियों में एक का नाम जोहिला है, एक का नाम रिहंद है ना, और एक जो है सर आपका बावड़ी वाला ब्लॉग देखा, मजा आया, और भी ब्लॉग अच्छा ठीक बनाएंगे। तो इसमें देखो आप ध्यान दो, एक तो हो गया आपकी कौन सी जोहिला होगी, एक आपकी सोन की सहायक नदियों में एक नदी होगी आपकी रिहंद होगी, और एक उत्तरी कोयल नदी भी है, ध्यान रखिएगा। एक उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और शंख मिलकर तो ब्राह्मणी बनाती है, दक्षिण कोयल और शंख मिलकर ब्राह्मणी बनाती है, लेकिन उत्तरी जो कोयल है ना, उत्तरी कोयल, ये उत्तरी कोयल सोन की ही एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी, ध्यान रखना। और जो रिहंद नदी, रिहंद नदी के ऊपर एक परियोजना है, रिहंद परियोजना, रिहंद बांध बना हुआ है। रिहंद बांध जब बनेगा यूपी के अंदर, तो उसके पीछे जो पानी भरेगा, तो जो पानी भरेगा, तो पानी जब भरेगा तो उस पानी के भरने से झील बनेगी, और वो जो झील है उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, तो वो इसी के ऊपर आपकी आती है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है ना। देखो सोन नदी पर जो है, सोन नदी जो है इस पर डेहरी ऑन सोन ब्रिज बना हुआ है, डेहरी ऑन सोन ब्रिज बना हुआ है, डेहरी ऑन सोन ब्रिज बना हुआ है, और मैं एक बाण सागर परियोजना इसके ऊपर स्थित है, बाण परियोजना है। ज्यादा एग्जाम पास नहीं, केवल 32 एग्जाम पास है, 27 साल उम्र इसकी, थर्ड कार्यक्रम था तब। तो अचंबा होता है, मुझे तो खुद विश्वास नहीं होता है। देखो इसमें सोन नदी का उद्गम एमपी का जिला पड़ता है अनूपपुरा, उसमें होता है, और अनूपपुर जिले में होता है। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से होता है जो बिहार में गंगा से मिलती है। सोन नदी पर एमपी के शहडोल जिले में, देखो सोन नदी पर एमपी का जिला पड़ता है शहडोल। इसमें जो है इसमें एक परियोजना है जिसका नाम है कौन सा, बाण सागर परियोजना है, जिसमें कौन सी परियोजना है, बाण सागर परियोजना, एमपी का शहडोल जिला बाण सागर परियोजना है, ठीक है ना। जो एमपी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। सोन की सहायक नदियों में से रिहंद गोपत जोहिला छोटी नदी आदि शामिल है। डेहरी ऑन सोन जब जसवंत सर आपको पढ़ाएंगे तो सर आपको बता देंगे, है ना। पीपीटी से नहीं पढ़ना चाहती भाई, मत पढ़ना चाहो, पढ़ना तो पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते, उसके अलावा इलाज नहीं है। एक दो टॉपिक तो मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगा, तुम हाँ कहो चाहे ना कहो, राजी खुशी हाँ कह लोगे तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अगर राजी खुशी नहीं मानोगे तो जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करें बताओ, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें पीपीटी से रिवर्स। इतना बड़ा टॉपिक है, 15 क्लास लगेगी, 15 घंटे चाहिए, 15 क्लास चाहिए कम से कम, पूरा कम से कम बता रहा हूँ 16 हो सकती है, 14 क्लास नहीं होंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको नोट्स पहले दिए, ये वो आपके साथ अच्छी बात है, पहले मैंने नोट्स दे दिए, है ना। तो पहले नोट्स दे दिए, हाँ जबरदस्त ऐसे होता है बिल्कुल। चलो अब सुनो अगली बात पर आते हैं, नेक्स्ट अब देखो अगली बात पर आप आओ। ये जो मानचित्र आप देख रहे हो ये आप सभी जानते हैं, ये कौन है, झारखंड है, ठीक है ना। देखो झारखंड है, और ये जो नदी है आपकी जिसको बोलते हैं कौन सी, उत्तरी कोयल, ये आपकी नदी है जिसको बोलते हैं सोन, सोन नदी है, और ये आपकी सोन नदी यूपी और झारखंड की सीमा पर बह रही है। ऊपर यूपी है और नीचे झारखंड इसकी सीमा बनाती है। यूपी झारखंड की सीमा है, इस तरफ कौन आ गया आपका, बिहार आ गया झारखंड से ऊपर, और यहाँ से आपकी रांची के आसपास से निकलती है, रांची पहाड़ी क्षेत्र के आसपास से, तो यहाँ से निकलती है उत्तरी कोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कोयल के ऊपर एक डैम परियोजना है और इसका नाम है मंडल डैम। कौन सा है, मंडल डैम प्रोजेक्ट है, मंडल डैम प्रोजेक्ट है। देखो एक नेशनल पार्क पड़ता है, इसको बोलते हैं बेतला, कौन सा पड़ता है, बेतला नेशनल पार्क है, और इसके अंदर आपका पड़ता है पलामू टाइगर रिजर्व, है ना। इसमें पड़ता है पलामू टाइगर, बेतला नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है, बेतला नेशनल झारखंड में, और यहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट संचालित, इसका नाम है कौन सा, पलामू, ठीक है ना, पलामू टाइगर रिजर्व। भाई साहब जब ये डैम प्रस्तावित था तब 1900 शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मैंने पढ़ा था 83-84 के आसपास की बात है।
जब इसको बनाया जाना था तब झारखंड बिहार से अलग नहीं था, बिहार का ही हिस्सा था, मतलब बिहार ही था ये। अब चूंकि ये बिहार था, अब भाई साहब क्या हुआ कि चूंकि ये बिहार था तो उस समय पर क्या हुआ ना, चूंकि ये बिहार था तो उस समय क्या हुआ कि बिहार का जो वन विभाग था उसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर एनवायरमेंट की जो परमिशन होती है वो अनुमतियां नहीं दी, और इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि अगर 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 आपने ये बनाया, अगर आपने बनाया तो हम इसकी परमिशन नहीं दे रहे क्योंकि आपका बांध टूट गया तो एक बात, आप इतना बड़ा बांध बनाओगे तो पीछे बहुत बड़ा जो है पलामू टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा और बेतला नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, तो इसने अपनी परमिशन नहीं दी। 18 में इसे फिर मोदी सरकार ने, जब चूंकि 19 के अंदर क्या था, 19 के अंदर वो था इलेक्शन थे, तो 18 में इसको परमिशन दी मंडल को, मंडल डैम है ना, एक मंडल कमीशन भी आता है, तो मंडल डैम को मंजूरी प्रदान की गई कि चलो ठीक है हम मंजूरी देते हैं, हम चलो परमिशन देते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन बांध की ऊंचाई को क्या किया गया, कम किया गया, जितना ऊंचा प्रस्तावित था उतना ऊंचा ना करके उससे की हाइट को घटाया गया कि हाँ इतनी हाइट का आप डैम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका काम चल रहा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना उत्तरी कोयल नदी पर कौन सी आएगी, मंडल डैम आएगी, तो ये मंडल डैम आएगी, ध्यान रखना। अब सुनो आप, पीछे हमने पढ़ा सब रिहंद नदी, हमने पढ़ी रिहंद नदी, रिहंद पर डैम है कौन सा, रिहंद डैम है, रिहंद डैम के पीछे झील का नाम बताया मैंने, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो देखो इसमें रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कार्य परियोजना है तथा रिहंद बांध के पीछे स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानी जाती है। अब कुछ स्रोत है जिसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानते हैं गोविंद सागर जो कि भाखड़ा बांध के पीछे है हिमाचल प्रदेश में, और कुछ सोर्स में ऐसा मिलता है, तो कुछ सोर्स में ऐसा मिलता है कि सबसे बड़ी जो आपकी आएगी वो सबसे बड़ी कौन सी आएगी, वो सबसे बड़ी आएगी आपकी कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। फिर अगली बात पर चलेंगे, सोन की एक महत्वपूर्ण साइड नदी कौन, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल पर मंडल डैम परियोजना निर्माणाधीन है, उत्तरी कोयल पलामू टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसी से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, इसी से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, तो ये तो थी आपकी दाईं तट से यमुना पड़ी, दाईं तट से हमने पढ़ी सोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पढ़ते हैं पश्चिमी तट की साइड, बाईं तट की साइड नदियां। तो दाईं से हमने पढ़ी यमुना को पढ़ लिया, दाईं से सोन पढ़ लिया, दो होली, अब दो होली तो अब अपन पढ़ते हैं ये आपका आध्यात्मिक है ना, तो ये आपका पढ़ते हैं रोहतास के अंदर मिलते हैं पाइलाइट के भंडार, ठीक है। पश्चिम में बाईं तट से जो मिलती है, बाईं तट से देखो आप एक बार, बाईं तट से मिलने वाली एक नदी है, इसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं कौन सी, रामगंगा। बाईं तट से एक नदी आकर मिलती है गंगा में, इसको बोलते हैं गोमती, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। फिर एक नदी यहाँ पर आपकी आती है, इसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं काली, कौन सी बोलते हैं भाई, काली, काली कह दो या शारदा कह दो, काली कह दो या काली कह दो, फिर क्या कहते हैं इसको, शारदा कह दो, काली या शारदा। फिर एक और है, इसको बोलते हैं कौन सी गोमती नदी बोलते हैं, गोमती नदी, काली या फिर एक और होगी, काली या कौन होगी, शारदा होगी, काली या शारदा होगी। एक दो है आपकी कौन सी होगी, एक होगी आपकी कौन सी, इसमें मिलती है घाघरा, मैं बताऊंगा इसमें काली और घाघरा मिलती है तो फिर सरयू कहलाती है, और फिर ये बिहार और यूपी की सीमा पर फिर से वापस इसको घाघरा ही कहा जाता है, ठीक है ना। और एक इसी काली नदी आकर मिलती है, इसको बोलते हैं राप्ती, ये कौन मिलती है, इसको बोलते हैं राप्ती, राप्ती आकर मिलती है राप्ती। एक इसमें गंडक, देखो बिहार की नदियों के बारे में लाल बकिया, बागमती है ना, कोसी, और एक कौन सी महानंदा। मैं बिहार की किसी भी नदी के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, बिहार की नदियों को आप पढ़ेंगे कहां पर, जब जसवंत पढ़ाएंगे आपको, उनकी तबीयत शायद खराब है, पीठ में दर्द है कमर में है ना, रीढ़ के दिन कोई शायद गिर गए थे तो उसकी वजह से दिक्कत थोड़ी, तो इसलिए शायद वो क्लास नहीं ले, मुझे जहां तक लग रहा है वही कारण, मेरी बात हुई नहीं पिछले एक वीक से क्योंकि मैं भी गाँव था तो उस दौरान बात होनी पाई। तो ये ध्यान रखना, इसमें हम जो है बिहार की जो नदियां हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है, बिहार के संदर्भ में नदियों पर चर्चा नहीं करेंगे, बिहार ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ा दिया जाएगा वो वाला सारा। अब सुनो आप अगली बात पढ़ाओ, देखो गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा है और सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है। देखो ये ध्यान रखना, गंगा में मिलने वाली पहली सहायक रामगंगा, सबसे अंत मिलने वाली कौन सी, महानंदा। महानंदा जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी का, ठीक है। और मैदानों में एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय यहाँ रह गया, ये मैदान से नहीं निकलती, हिमालय से नहीं आती, गोमती। फुलहर झील पड़ती है उत्तर प्रदेश में, उस फुलहर झील से इसका उद्गम होता है, फुलहर झील से क्या होता है, उद्गम होता है। तो सबसे पहली सहायक रामगंगा, सबसे अंतिम सहायक महानंदा, रामगंगा पहली और महानंदा सबसे आखिरी। मैदानों से निकलने वाली कौन सी, गोमती, मैदानों से निकलने वाली ये कौन सी आएगी आपकी, गोमती नदी आएगी। अगली बात पर चलते हैं, नेक्स्ट आप चलो, अगली बात के ऊपर चलो आप, अगली बात पर जब आप चलोगे तो अगली बात पर आप चलोगे तो रामगंगा पर आप आओ। रामगंगा भाई साहब बहुत बढ़िया एक जानकारी, इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है नैनीताल, इसके किनारे एक नगर बसा अल्मोड़ा, नैनीताल और अल्मोड़ा ये नगर इस नदी किनारे है रामगंगा। नैनीताल में एक फिल्म बनी थी है ना, और वो फिल्म का नाम था सिर्फ तुम, सुनी आपने, देखी फिल्म सिर्फ तुम, नहीं देखी तो देखना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। बहुत मतलब मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है, और उसमें एक फिल्म तो है गोविंदा की और ममता कुलकर्णी की, उसका नाम है नसीब है ना, तो उसमें एक बड़ा सुंदर गाना आता है, तिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था मुझको मिला नहीं, तो बड़ा सुंदर गाना आता है, नसीब फिल्म का बड़ा अच्छा गाना है, मूवी बहुत प्यारी है वो। और दूसरा नैनीताल में एक फिल्म थी और इससे है वो सिर्फ तुम, और उसमें एक बहुत सुंदर गाना है, पहली बार मोहब्बत की है कुछ ना समझ में आया मैं क्या करूं, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म है, आप इसको जरूर देखना इसको ना, पक्का देखना है ना। हाँ तो देखो रामगंगा के किनारे वो नैनीताल बसा हुआ है। रामगंगा वास्तव में उत्तराखंड के जिला पड़ता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के अंदर है ना, तो अल्मोड़ा जिला है, उस अल्मोड़ा जिले में द्वारहट से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट आकर के, मतलब आप इतना ध्यान रखना कि अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के निकट आकर गंगा से मिल जाती है, गंगा की पहली सहायक नदी। देखिए इस किनारे अल्मोड़ा और नैनीताल नगर इस किनारे बसे है ना, तो ये बसे हैं और गंगा मिलने वाली पहली सहायक है। अब सुनो यह जो नदी है, ये नदी है ना, सर पहले वीडियो बन जाने दो फिर देख लेंगे भाई, मैं तो कह रहा हूं फिर भी मत देखना कोई दिक्कत। अच्छा फिल्म देखने से तुम्हें वीडियो बनने से रोक लेगा ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो देखो एक बार, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बच्चा ध्यान दो एक बार, प्लीज ध्यान दो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, तो आपके नसीब से कोई निकला है क्या सर? ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने फिल्म देख ली तो मेरे कोई नसीब में नहीं था और वो निकल गया, और अब जो है मैं गाने गाता फिरता हूँ या फिल्म देखता हूँ। बड़ी पूछ तुम यार, सच में तुम्हें दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो बेवकूफ बच्चे, कुछ क्यों लिखते हो, मन करता है वही, इसको पढ़ लो। ये नदी आएगी ना तो ऊपर आपको पता ही नहीं, धरती में आसमान में दिखेंगी कि यार मास्टर ने बताया तो था लेकिन ध्यान नहीं आया उत्तर क्या है, ये ध्यान रखना। फिर देखो एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, भाई साहब 1936 में स्थापना हुई, एक नेशनल पार्क बना, उसका नाम था क्या, उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, 1936 में बना। फिर आपको पता है 5 जून 1972 जानते हो आप, एक हिस्टोरिकल डे था, इट वाज हिस्टोरिकल डे, और इसके अंदर 5 जून 1972 को एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, इंदिरा गांधी गई थी है ना, और इंदिरा गांधी जब गई थी तो वहां से आई और ये पर्यावरण सम्मेलन था है ना अरे हाँ ये तो बहुत तगड़ा डायलॉग है, मुझे लंबी उम्र की दुआ मत दो जितनी गुजरी हो ना गवार गुजरी, अरे वो गजब डायलॉग है गोविंदा का। तो 5 जून 1972 को इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन में गई, वहां से आई, आके जो है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया संसद में, और उसके अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के हमने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया।
और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। उस टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आप पाते हैं कि उस टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है पहला जो शुरुआत हुई वो जिम कार्बेट से हुई। तो पहले नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, फिर बाद में वैसा उस हेली नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया और हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके कर दिया गया क्या, तो हेली नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया हेली नेशनल पार्क कर दिया गया जिम कार्बेट, और इस जिम कार्बेट से बहती है रामगंगा। तो अब इसका नाम जो है जिम कार्बेट बदल दिया गया। इसका नाम फिलहाल है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत जिम कार्बेट या वर्तमान के रामगंगा नेशनल पार्क से हुई 1 अप्रैल 1973 को हुई, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1973 को हुई, तो ये ध्यान रखना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी से मानी जाती है, मानी जाती हुई है यहाँ से, ठीक है ना। फिर आप देखो अगली नदी गोमती, मैदानों से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, तो मैदानों से निकलती हुई एकमात्र सहायक कौन सी है, वो आपकी यही है। और इसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है गोमती किनारे, और इसका उद्गम जो है ना वो फुलहर झील से होता है यूपी के अंदर। यूपी की झील पड़ती है फुलहर झील, इस उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। आईडीपीआई का मुख्यालय भी आपका लखनऊ में, ठीक है। एक नदी है काली या महाकाली या शारदा, काली महाकाली या शारदा। सुनो एक बार, ये नदी है, ये नदी है, इसका नाम है कौन सी, इसका नाम है गंगा। देखिए गंगा नदी, ये नदी है कौन सी है, गंगा है। अब ये गंगा है और यहाँ से आपकी नदी आती है, ये नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है, नेपाल उत्तराखंड की सीमा पर बहती है, नेपाल उत्तराखंड की सीमा पर बहती है। और इसका उद्गम होता है इधर से, एक घाघरा का उद्गम होता है मापतचुंग ग्लेशियर से, तो इधर से आती है आपकी कौन सी, ये आती है घाघरा, और इधर से आती है काली, काली और घाघरा, काली और घाघरा दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, दोनों आपस में मिलती हैं और दोनों आपस में मिलकर के और फिर ये कहलाती है सरयू, फिर ये सरयू कहलाती है। जब काली नदी या महाकाली नदी या शारदा नदी किससे मिल जाती है, काली महाकाली शारदा किससे मिल जाती है, घाघरा। घाघरा इज द लार्जेस्ट, मैंने लॉन्गेस्ट सबसे लंबी बताई थी गंगा की, जिसका नाम था क्या, तो गंगा की सबसे लंबी बताई थी जिसका नाम था कौन सी, यमुना था, लेकिन गंगा की सबसे बड़ी साइड जो सबसे अधिक पानी लाकर के मिलाती है गंगा, उसका नाम है घाघरा, घाघरा। तो घाघरा नदी और काली नदी दोनों जब आपस में मिलती हैं तो दोनों मिलकर कहलाती है सरयू, सरयू कहलाती है। सरयू के किनारे बसा हुआ, फिर ये बिहार और यूपी की सीमा पर बहती है, बिहार यूपी की सीमा पर जब बहेगी, यूपी बिहार की सीमा पर बहेगी, तो इसको हम फिर से कहते हैं घाघरा, फिर से कहते हैं घाघरा, फिर से क्या बोलते हैं इसको, घाघरा कहते हैं, घाघरा, ठीक है, घाघरा कहते हैं। तो घाघरा नदी जो है वो नेपाल के मापतचुंग ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश में शारदा नदी से आकर मिलती है। इन दोनों के धारा को क्या कहते हैं, सरयू कहते हैं, सरयू। घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखना। सरयू किनारे कौन है, अयोध्या या फैजाबाद नगर बसा हुआ है। घाघरा की एक सहायक नदी राप्ती है, घाघरा की मैंने पीछे बताया था आपको, एक नदी है ना, राप्ती नदी बताया था, सबसे एक महत्वपूर्ण सहायक नदी में कौन आती है, राप्ती, ताप्ती नहीं राप्ती। तो राप्ती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, ठीक है ना, घाघरा की एक सहायक नदी। बेटा अगली बात पर चलते हैं। देखो गंडक नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ चंपारण, ये सब आप पढ़ेंगे कहां पर, कोसी नदी बिहार का सो कहते हैं, हनुमानगढ़ बैराज चतरा बांध इस पर बने, ये सब आप कहां पर पढ़ेंगे, बिहार ज्योग्राफी के अंदर जब सर पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, नीति आप जानते हैं कि ये नदी कौन सी, गंगा है, ठीक है बेटा। गंगा में एक नदी आकर इधर से मिलती है, कोसी नदी मिलती है, इधर से एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है कौन सी, महानंदा। देखो ये कोसी नदी आकर मिल रही है, ये कोसी, और यहाँ से कौन मिल रही है, यहाँ से मिल रही है आपकी महानंदा। तो ये कोसी मिलती है, इधर से महानंदा मिलती है, कोसी और महानंदा। इस महानंदा में एक सहायक नदी आकर मिलती है, इसका नाम मेची, महानंदा में एक मिलती है मेची, है ना, महानंदा को मिलती है मेची। तो देखो ध्यान रखना, कोसी मेची लिंक परियोजना, देखो ध्यान रखना, कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना क्या है भाई, तो कोसी मेची लिंक की अगर आप बात करोगे, तो कोसी मेची लिंक की अगर आप बात करोगे, कोसी मेची लिंक की अगर बात करोगे, तो ये क्या है कि सब मेची नदी का पानी किसमें डाल देंगे, कोसी का पानी किसमें डाल देंगे, तो कोसी का पानी डाल देंगे फालतू मेची में, ताकि कोसी के द्वारा बाढ़ आती है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, पानी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कोसी मेची लिंक परियोजना जो है वो मेची सहायक नदी किसके, महानंदा की। आपकी परीक्षा में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके पेपर में प्रश्न आए तो मत मानना कि प्रश्न यार ये प्रश्न क्यों आ गया, क्योंकि ये बिहार की बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है महानंदा नदी की अगर सहायक मेची में अगर ये पानी चला जाएगा मेची के अंदर, तो क्या होगा कि बिहार में बाढ़ पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, काबू कर सकते हैं बाढ़ को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, महानंदा जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है ना, तो दार्जिलिंग हिल से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। फिर ये पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए फिर ये बंगाल के अंदर मिल जाती है, किससे, गंगा से मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से नदी पूरी होती है कौन सी, आपकी गंगा, गंगा पूरी होती है। अब गंगा के बाद में हम एक बड़ी विशेष नदी पर बात करते हैं, और ये नदी है कौन सी, इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, और देखो देखो ध्यान दो एक बार, नदी पर आते हैं और नदी पर आते हैं, और ये है आपकी कौन सी, ये है ब्रह्मपुत्र, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन की संभावना वाली कोई नदी है तो वो ब्रह्मपुत्र ही है। सबसे अधिक नदी जिसमें विद्युत उत्पादन की संभावना है कौन सी, ब्रह्मपुत्र है। विश्व में सबसे अधिक नदी संभावना है कांगो जाए, अफ्रीका की नदी। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की संभावनाओं की नदी अगर कोई है तो वो कौन सी, ब्रह्मपुत्र है। बच्चा सुनो, असम का सो कहते हैं, क्योंकि एक बात को आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से जब ये यहाँ से आती है तो ये पूरी घाटी में बह रही है, पठार के ऊपर बह रही है, तिब्बत पठार पर, फिर ये हिमालय में एंटर करती है और एकदम से ये अपना एंटर करती है काबर मैदान में। और जब ये पर्वतों में बहती हुई इतनी बड़ी नदी और जब एकदम से मैदान में, असम के मैदान में आकर खुलती है तो ये पूरा पानी फैल जाता है, क्योंकि इसमें जल तो बहुत है। इसलिए आप याद रखना कि असम में सबसे ज्यादा बाढ़ अगर कोई नदी लेकर आती है तो ब्रह्मपुत्र है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र को असम का सो के रूप में जाना जाता है। सुनो एक बार, इसका अफवाह बेसिन का विस्तार कहां पर है, तिब्बत में है, सिंपल सी बात है। फिर आपका भारत में है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में है, भारत में आई, भारत में है। फिर बांग्लादेश में भी है, बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश में भी इसका विस्तार है। और कुल जो है वो 5.80 लाख वर्ग किलोमीटर, 5.80 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, बेसिन है ना। तो इतना बड़ा बेसिन है किसका, तो इतना बड़ा बेसिन है किसका, 5.80 लाख, 5.80 लाख वर्ग किलोमीटर बेसिन है किसका, ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। जिसमें से भारत के अंदर केवल 2.5 लाख ही 2.58 है ना, तो लगभग लगभग आधा के आसपास आधे बेसिन का विस्तार जो है वो केवल किसमें मिलता है, भारत में। आधा बेसिन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है विस्तार ज्यादा किसमें है, हालांकि लंबाई इसकी बहुत ज्यादा है, तिब्बत के अंदर, बांग्लादेश में भारत ज्यादा, लेकिन ध्यान रखना कि विस्तार जो है, फैलाव जो है, नदियां जो बहुत सारी सहायक नदी आती है वो भारत से ज्यादा सहायक नदी आकर मिलती है, क्योंकि पूर्वांचल से मिलती है, इस तरफ आपकी हिमालय से भी आकर मिलती है। तो अधिकांश नदियां भारत से ही आकर मिलती है और भारत में इसके बेसिन का विस्तार ज्यादा मिलता है। लगभग 5.80 लाख वर्ग किलोमीटर में से 5.80 में से 2.58 जो है वो किस मिलता है, भारत के अंदर मिलता है। देखो ये मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील के कौन सा ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ना, तो मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसे तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। देखो इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो इस नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, सांगपो। और चीनी भाषा में इसको यारलुंग कहा जाता है। देखो सांगपो का जो सांगपो नदी है उसका सांगपो शब्द का अर्थ होता है शोधक या पवित्र करने वाली, है ना, या पवित्र करने वाली। देखो भारत में जब एंटर करती है तो भारत में इसका जो प्रवेश होता है वो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, ये वाला दर्रा, इस दर्रे को बोलते हैं यांग्याप दर्रा, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि यहाँ पर एक आपकी चोटी पड़ती है, आप सब पढ़ चुके हैं, ग्रेट हिमालय के अंदर इसका नाम नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी। तो नामचा बरवा चोटी है और
जो ग्लेशियर पड़ता है, जो दर्रा पड़ता है, इसका नाम है कौन सा? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से इसका क्या होता है, ये इसका उद्गम होता है, सॉरी प्रवेश होता है भारत में। तो यांग्याप आपका दर्रा पड़ेगा और नामचा पर्वत चोटी के निकट ये यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न लेती है, फिर ये असम में एंटर करती है, एक द्वीप आता है, इसका नाम है कौन सा? माजुली। माजुली द्वीप कैसे बना? सब जो भी अवसर लेकर के आई उसका जमाव करके किसी के स्थान पर बड़ा सा जो है द्वीप बन गया। आप अगर गंगा नदी या किसी भी अपने आसपास नदियों में जाओगे तो नदियों के अंदर आपको नदी के बीच में भूमि दिखाई देती है, ऐसे खूब सारे द्वीप मिलते हैं। पटना एनआईटी घाट है यहाँ पर, इसके सामने में एक बड़ा सा द्वीप मैं देखता हूँ, कई बार वहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार के कई सारे द्वीप सोन वगैरह जहाँ मिलती है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो असम के अंदर नदी द्वारा लाए गए, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से एक द्वीप का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ठीक है ना। एक द्वीप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, माजुली, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का एग्जांपल उदाहरण है। देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर असम में एक आपका पड़ता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसका नाम है एक पुल है, इसका नाम है बोगीबील पुल है, बोगीबील पुल है, ठीक है ना, बोगीबील पुल है, ठीक है, बोगीबील पुल है। और बोगीबील पुल जो है वो 4.94 किलोमीटर, कितना है, 4.94 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, रेल सह सड़क पुल है ना, रेल सह सड़क पुल, ठीक है ना। तो रेल सह सड़क पुल है कौन सा, जिसका नाम है बोगीबील पुल आएगा, बोगीबील पुल आएगा, ठीक है, बोगीबील पुल है। रेल सह सड़क पुल है कौन सा, बोगीबील। तो भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है कौन सा, बोगीबील पुल आएगा, तो इसी के ऊपर है। माजुली जो द्वीप पड़ता है ये असम में स्थित है। माजुली को असम का सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं, कल्चरल सेंटर ऑफ असम इसे कहा जाता है। और माजुली जो है वो देश का पहला नदी द्वीपीय जिला है ना। तो नदी द्वीपीय जिला है, वो नदी द्वीपीय जिला पहला कौन सा देश का, माजुली पड़ता है। माजुली देश का पहला नदी द्वीपीय जिला भी माना जाता है, या असम सरकार ने इसे जिला घोषित किया है। बहुत सारे त्योहार मेले इन तमाम का आयोजन होता है, इसलिए सांस्कृतिक केंद्र भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका कौन सा, माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। सुनो भाई, इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 1346 किलोमीटर 346 किलोमीटर 1346 किलोमीटर जो है ये कहां पर आएगा, भारत में लंबाई आएगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई कहां पर मिलती है, भारत में मिलती है। 2880 किलोमीटर मिलती है किसकी, देखो सबसे लंबी 2900 किलोमीटर भारत में ये ब्रह्मपुत्र है। दूसरी सबसे लंबी कौन सी आएगी, सिंधु आएगी, हिमालय नदियों में दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, तो ये आपकी आएगी कौन सी, तो ये दूसरी सबसे लंबी जिसको बोलते हैं कौन सी, सिंधु 2880। और तीसरी हिमालय से निकलने वाली है, वो तीसरी हिमालय से निकलने सबसे लंबी गंगा है जो 2525 है। तो आपकी ब्रह्मपुत्र 29, सिंधु 2880 और गंगा 2525 किलोमीटर लंबी, 2525 किलोमीटर लंबी आएगी। अब इसमें जो सहायक नदियां मिलती हैं उनमें आप देखोगे तो एक आपकी नदी है जिसको बोलते हैं सुबनसिरी, एक मिलती है लोहित, लोहित नदी पर एक पुल पड़ता है जिसको बोलते हैं धौला सदिया। कौन सा पुल पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कौन सा, धौला सदिया पड़ता है, धौला सदिया पड़ता है। या फिर इसको बोलते हैं कौन सा, भूपेन हजारिका पुल पड़ता है, भूपेन हजारिका पुल पड़ता है। ये देश का सबसे लंबा सड़क पुल है ना, 9.15 किलोमीटर है, देश का सबसे लंबा पुल है। लोहित नदी जिसको खूनी नदी भी कहते हैं, इस लोहित पर स्थित है, तो धौला सदिया पुल या फिर इसको कहते हैं भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। 9.15 किलोमीटर लंबा है, 9.15 किलोमीटर लंबा है भूपेन हजारिका, इसी के ऊपर आएगा। धौला स्थान पड़ता है आपका अरुणाचल और सदिया पड़ता है असम। तो धौला और सदिया दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। लोहित होगी, सुबनसिरी होगी, एक आपकी धनसिरी होगी, सुबनसिरी होगी, धनसिरी होगी, दीखू होगी, बूढ़ी दियांग होगी, है ना, मानस होगी, संकोस होगी, तिस्ता होगी। तो देखो तिस्ता, संकोस, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, है ना, आपकी दीखू, बूढ़ी गंगा, लोहित, सॉरी बूढ़ी दियांग, लोहित, ये तमाम जो नदियां ये सब इसकी सहायक नदियां। तो तिस्ता एक सहायक, संकोस दूसरी सहायक, मानस तीसरी सहायक, सुबनसिरी चौथी सहायक, लोहित पांचवी सहायक, बूढ़ी दियांग छठी सहायक, दीखू सातवीं सहायक, धनसिरी आठवीं सहायक। तमाम सहायक नदियां जो है वो सभी सहायक नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। बाकी आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में। कल ब्रह्मपुत्र और सिंधु दो रिवर्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। परसों की क्लास में ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देखो पीपीटी से पढ़ाने के बाद भी आपकी 5 क्लास लग जाएंगे ना, पीपीटी लेने के बाद 5 क्लास, अगर लिखता तो 15-20 क्लास लग जाती, 15-16 क्लास जाकर कम से कम होती। अच्छा रामगंगा पढ़ाई थी, पेट करो प्लीज, है ना, अपने पेट बताया था। असम में आपकी ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील पुल है, देश का सबसे कहते हैं सियांग कहते हैं। देखो लोहित नदी पर धौला व सदिया को जोड़ने वाला भूपेन हजारिका पुल 9.15 किलोमीटर का निर्माण किया गया है, जो देश का सबसे लंबा सड़क पुल है। देश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, हाँ यहाँ ज्यादा है नहीं, शहर के अंदर सर्दी ना, शहर में गर्मी होती है। अब तुम इस पर ध्यान दो प्लीज, जो काम की बात है उस पर ध्यान दो, वैसे ही 10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो इसमें देखो आपकी भूपेन हजारिका पुल है, वह देश का सबसे लंबा सड़क पुल आएगा। तो देश का सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है, भूपेन हजारिका पुल है, ठीक है ना, भूपेन हजारिका पुल आएगा। वहीं मैंने ब्रह्मपुत्र पर बताया आपका कौन सा, तो ये ब्रह्मपुत्र पर बताया कौन सा, बोगीबील, देश का सबसे लंबा रेल से सड़क पुल, ऊपर से सड़क जाती है, नीचे से रेल जाती है। तो ये कौन सा है, ये आपका बोगीबील है, बोगीबील है ना, बोगीबील ब्रिज है ना, बोगीबील ब्रिज है, ठीक है ना। तो बोगीबील पुल आपका आ जाएगा, बोगीबील पुल आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली नदी पर आते हैं। अगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी, तिस्ता। कौन नदी है, तिस्ता। देखो आप इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है, हाँ भाई सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, दीखू, है ना, ये सब कामिंग, मानस, संकोस, ठीक है ना, ये सब ठीक है, हमने देख लिया। कामिंग भी इसकी सहायक नदी, कामिंग भी सहायक है, कामिंग भी एक सहायक है, कामिंग भी एक सहायक है, कामिंग भी एक सहायक है, एक सहायक है, ठीक है ना, सहायक है। तो ये भी ध्यान रखना कामिंग। लेकिन अब हमें जो बात करनी है विशेष रूप से, वो बात करें तिस्ता पर। देखो तिस्ता जो है, तिस्ता ये निकलती है एक झील से निकलती है। तो देखो एक झील पड़ती है, इसका नाम है चोलामू झील, है ना, ये झील पड़ती है चोलामू, चोलामू झील पड़ती है, चोलामू झील पड़ती है, और चोलामू झील पड़ती है, और एक यहाँ पर आपका पड़ता है, यहाँ पर चोटी पड़ती है कौन सी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ध्यान रखिएगा, रखिएगा। देखो आप इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है, हाँ भाई सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, दीखू, है ना, ये सब कामिंग, मानस, संकोस, ठीक है ना, ये सब ठीक है, हमने देख लिया। कामिंग भी इसकी सहायक नदी, कामिंग भी सहायक है, कामिंग भी एक सहायक है, कामिंग भी एक सहायक है, कामिंग भी एक सहायक है, एक सहायक है, ठीक है ना, सहायक है। तो ये भी ध्यान रखना कामिंग। लेकिन अब हमें जो बात करनी है विशेष रूप से, वो बात करें तिस्ता पर। देखो तिस्ता जो है, तिस्ता ये निकलती है एक झील से निकलती है। तो देखो एक झील पड़ती है, इसका नाम है चोलामू झील, है ना, ये झील पड़ती है चोलामू, चोलामू झील पड़ती है, चोलामू झील पड़ती है, और चोलामू झील पड़ती है
और एक यहाँ पर आपका पड़ता है, यहाँ पर चोटी पड़ती है कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा ध्यान रखिएगा। इस पर एक ग्लेशियर है और इसका नाम है कौन सा? जेमू ग्लेशियर। तो देखो जेमू ग्लेशियर है। आप इस बात को ऐसे समझो, आप इस बात को ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर इस प्रकार से एक चोटी, यहाँ पर एक चोटी है, नीचे आपका, नीचे यहाँ पर आपका एक कोई ग्लेशियर है, ये कंचनजंगा है। ये चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पड़ती है ये वाली कंचनजंगा चोटी। एक चोटी है, नीचे आपका, नीचे यहाँ पे आपका एक ग्लेशियर है, ये कंचनजंगा है। ये चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पड़ती है ये वाली कंचनजंगा चोटी। ये कंचनजंगा है। ये चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पड़ती है ये वाली कंचनजंगा चोटी। मान लो कि यहाँ पर इस प्रकार से एक चोटी, यहाँ पे एक चोटी है, नीचे आपका, नीचे यहाँ पे आपका एक ग्लेशियर है, ये कंचनजंगा है। ये चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पड़ती है ये वाली कंचनजंगा चोटी। इससे थोड़ा सा आराम मिलता है क्योंकि लाइट सीधी आँख पर नहीं लगती है ना? डॉक्टर ने मुझे, मैंने आप दिखाई, इससे बहुत परेशानी हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये है, ये कंचनजंगा है। ये चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पड़ती है ये वाली कंचनजंगा चोटी। झील पड़ती है, इसका नाम है चोलामू झील, है ना? ये झील पड़ती है चोलामू, चोलामू झील पड़ती है, चोलामू झील पड़ती है, और चोलामू झील पड़ती है, और एक यहाँ पर आपका पड़ता है, यहाँ पर चोटी पड़ती है कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा ध्यान रखिएगा। बात को ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पर इस प्रकार से एक चोटी, यहाँ पे एक चोटी है, नीचे आपका, नीचे यहाँ पे आपका एक ग्लेशियर है, ये कंचनजंगा है। ये चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा पड़ती है ये वाली कंचनजंगा चोटी। और ऊपर से जेमू ग्लेशियर का पानी पिघलता है और यहाँ पर झील बनती है। इस झील का नाम है कौन सी? इसका नाम है चोलामू झील है। चोलामू झील है, ये चोलामू झील पड़ती है, चोलामू झील पड़ती है, चोलामू झील पड़ती है। इसमें पानी भर जाएगा और अतिरिक्त पानी जब होगा, तो अतिरिक्त पानी होगा तो ये आपकी नदी बनती है। इसका नाम कौन सी? तीस्ता नदी है। तीस्ता रिवर पड़ती है, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर पड़ती है। तो देखो कंचनजंगा चोटी के ऊपर स्थित ग्लेशियर, इसका नाम जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जब पिघलेगा तो नीचे झील बनी कौन सी? चोलामू। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी? चोलामू झील है। और चोलामू झील जो है, चोलामू झील, इस झील से नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है कौन सी? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलने वाली एक आपकी नदी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है आपकी नदी जिसका उद्गम होता है, इसका नाम क्या है? तीस्ता। तीस्ता के किनारे एक नगर पड़ता है जिसका नाम जलपाईगुड़ी पड़ता है। तीस्ता की एक सहायक नदी, उसका नाम रंगीत नदी है, और ये बांग्लादेश में आकर किससे मिलती है? ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में। अच्छा मैं एक कहानी आपको इसकी बताऊं कि पहले तीस्ता सहायक हुआ करती थी ब्रह्मपुत्र की, पहले तीस्ता सहायक हुआ करती थी किसकी? सॉरी गंगा की। पहले सहायक हुआ करती थी गंगा की। पहले तीस्ता नदी ऐसे इधर से निकलती और गंगा में मिलती, गंगा की सहायक थी, है ना? तो ये पहले ट्रिब्यूटरी थी गंगा की। लेकिन क्या हुआ ना कि इसमें एक बार बहुत भारी बाढ़ आई, और जब बहुत भारी बाढ़ आई ना, तो बहुत भारी बाढ़ की वजह से, और इसमें 1787 वर्ष में, वर्ष 1787 में ये गंगा की सहायक थी, परंतु एक भयानक बाढ़ आई और उसमें पूरा का पूरा जलपाईगुड़ी शहर तबाह हो गया, और ये जो नदी है, ये नदी शिफ्ट हो गई, और ये नदी शिफ्ट होकर के फिर किसमें चली गई? ये गंगा की बजाय किसमें चली गई? तो ये चली गई, तो ये चली गई आपका जिसमें क्या कहते हैं, बांग्लादेश के अंदर, जो आपकी ब्रह्मपुत्र है उसमें जाके और ये मिल गई। तो 1787 में इसने अपना मार्ग परिवर्तन किया और तो तीस्ता की एक सहायक का नाम क्या है? तो ये आपकी कौन है? रंगीत नदी, रंगीत नदी। तो ये आपकी बातें हैं। तो हमने क्या क्या देखा इसके अंदर? हमने देखा कि कंचनजंगा चोटी के निकट जेमू ग्लेशियर से निकलती है। झील का नाम है कौन सी? चोलामू झील है। चोलामू भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, से उद्गमित होती है, सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल से बहती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है।
बराक मणिपुर की पार्टी से निकलती है असम और फिर आ जाती है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में एंटर करती है। ऊपर देखो जब बांग्लादेश में एंटर करेगी तो दो धाराओं में बढ़ती है, दो धाराएं, दो उसमें बढ़ जाती है। एक धारा इसकी ऊपर वाली कहलाती है सुरमा, नीचे कुशियारा। ऊपर सुरमा है, नीचे कौन सी कुशियारा। और ध्यान रखना बराक को बांग्लादेश में सुरमा ही कहा जाता है ना, सुरमा ही कहा जाता है। सुरमा नदी के नाम से जानते हैं, सुरमा नदी के नाम से जानते हैं किसको, बराक को कहां पर बांग्लादेश के अंदर सुरमा कहते हैं। तो सुरमा और कुशियारा दो 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 तो ये आपकी कौन सी चोलामू झील है। और चोलामू झील जो है चोलामू झील, इस झील से नदी का उद्गम होता है। इसका नाम है कौन सी, तिस्ता होता है। इसका नाम क्या है, तिस्ता। फिर तिस्ता के किनारे एक नगर पड़ता है जिसका नाम जलपाईगुड़ी पड़ता है। तिस्ता की एक सहायक नदी उसका नाम रंगीत नदी है और ये बांग्लादेश में आकर के किससे मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में। अच्छा मैं कहानी आपको इसकी बताऊं कि पहले तिस्ता सहायक हुआ करती थी ब्रह्मपुत्र की, पहले तिस्ता सहायक हुआ करती थी किसकी, सॉरी गंगा की। पहले सहायक हुआ करती थी गंगा की। पहले तिस्ता नदी ऐसे इधर से निकलती और गंगा मिलती, गंगा की सहायक थी है ना। तो ये पहले ट्रिब्यूटरी थी गंगा की। लेकिन क्या हुआ ना कि इसमें एक बार बहुत भारी बाढ़ आई और जब बहुत भारी बाढ़ आई ना तो बहुत भारी बाढ़ की वजह से और इसने 1787 वर्ष में 1787 में गंगा की सहायक थी, परंतु एक भयानक बाढ़ आई और उसमें पूरा का पूरा जलपाईगुड़ी शहर तबाह हो गया। और ये जो नदी है ये नदी शिफ्ट हो गई और ये नदी शिफ्ट होकर के फिर किसमें चली गई, गंगा की बजाय किसमें चली गई, तो ये चली गई। तो ये चली गई आपका जिसमें क्या कहते हैं बांग्लादेश के अंदर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है उसमें जाके और ये मिल गई। तो 1787 में इसने अपना मार्ग परिवर्तन किया और क्वेश्चन नोट से ही होते हैं। नहीं देखो पिछले वाले क्वेश्चन हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो बात समझ में आती है। आने वाले पेपर जो होंगे उनमें भी क्वेश्चन आएंगे, माना मैं आपको बता रहा हूं आने वाले जो पेपर होंगे उनमें भी लगभग सारे क्वेश्चन पड़ेंगे। खूब सारा पढ़ा दिया तुमने एक बार में, ठीक है ना। तो खूब सारा पढ़ा दिया। अब सुनो आप एक नदी जिस पे चलते हैं इसका नाम कौन सी, बराक। बराक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। बराक नदी निकलती है किससे, तो बराक नदी का उद्गम होता है, बराक नदी का उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ियों से, ठीक है ना, मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, ठीक है ना। और बरेल पहाड़ियां जो है देखो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आपकी पहाड़ियां पड़ती हैं। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, इधर से आती कौन सी, यहाँ से आपकी आती कौन सी, ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी पहाड़ियां पड़ेंगी। जाती है। एक धारा इसके ऊपर वाली कहलाती है सुरमा, नीचे कुशियारा। ऊपर सुरमा है, नीचे कौन सी, कुशियारा। और ध्यान रखना बराक को बांग्लादेश में सुरमा ही कहा जाता है ना, सुरमा ही कहा जाता है। सुरमा नदी के नाम से जानते हैं, सुरमा नदी के नाम से जानते हैं किसको, बराक को कहां पर, बांग्लादेश के अंदर सुरमा कहते हैं। तो सुरमा और कुशियारा दो एक भी का मतलब होता है बराक, ब्रह्मपुत्र पहाड़ी सेपरेट करती है इनको। तो ये सेपरेट करती है ब्रह्मपुत्र और बराक के अपोहा तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को, ड्रेनेज बेसिन को, ठीक है ना। तो ये दोनों को अलग करने का कार्य देखो मैंने आपको 3 बी बताया था, 3 बी, 3 बी बताया था ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है ना, एक ब्रह्मपुत्र बताया था, एक बी का मतलब बताया था बराक, बराक है ना, एक बराक बताया था और एक आपको बताया था बरेल। ब्रह्मपुत्र है ना, एक ब्रह्मपुत्र बताया था, एक बी का मतलब बताया था बराक, बराक है ना, एक बराक बताया था और एक आपको बताया था बरेल। नीचे की धारा कहलाई कुशियारा, दोनों बहते हुए और जाकर के मेघना में मिल गई। ये वाली कौन सी है, मेघना, मेघना मिली और मेघना में जाकर के और फिर ये आगे गिरती बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। इधर गंगा की भी एक सहायक नदी बांग्लादेश में आपको मधुमती के नाम से जानी जाती है, मधुमती। देखो एक तो वितरी का फर्क कैसे अलग होगी, वितरी का फर्क कैसे अलग हुई, मधुमती नदी बोलते हैं, मधुमती, ये ध्यान रखना, मधुमती नदी, ठीक है ना, मधुमती नदी है। ये मैंने आपको जो बताया है यहाँ पर लिखा भी है, तो आपके पास में नोट्स में सब आपको आ गया होगा, ठीक है ना, आपके पास में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगली नदी के ऊपर, इसका नाम है कौन सी, सिंधु। इसका नाम कौन सी, सिंधु। पाकिस्तान की जीवन रेखा यदि किसी एक नदी को कही जाती है तो पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है कौन सी नदी, इसको बोलते हैं सिंधु नदी को। अगर पाकिस्तान की जीवन रेखा कोई कहलाती है तो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट लगाओ, नेक्स्ट लगा भी इसमें, अगला देख कौन सा था, ठीक है ना। तो सिंधु जो है वो सिंधु कहते हैं पाकिस्तान की जीवन रेखा। ये जाकर गिरती है सीधी किसके अंदर, हिमालय के अंदर से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। हिमालय के अंदर कहां से निकलती है, कैलाश से निकलती है, कैलाश में कहां से निकलती है, सब मानसरोवर झील में निकलती है ना। तो